Hello dear student, welcome to the E-Pathshala, the Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. This is our lecture number 10 of the chapter of Origin of Quantum Mechanics, in which we will discuss today the Heisenberg Gamma Rays Microscope Thought Experiment. Myself Shailesh Jaiswal, Assistant Professor, Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. इसके पहले के लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 में हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा था। उसके अंदर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और उसका जो मोशन है वो वेव लाइक मैनर में वेव पैकेट में मूव होता है। तो उसका जो पिक्चर है वेव होने की वजह से उसका जो पोजीशन और मोमेंटम, ये दोनों चीज़ें एक साथ निकालना, साइमल्टेनियसली निकालना और एक्यूरेट निकालना दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। ऐसा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में देखा था। तो अभी के लेक्चर में हमको देखना है हाइजेनबर्ग गामा रेज माइक्रोस्कोप थॉट एक्सपेरिमेंट। थॉट एक्सपेरिमेंट बोलने का मतलब कि ये प्रैक्टिकली सिंगल इलेक्ट्रॉन की पोजीशन माइक्रोस्कोप से निकालना, उसकी पोजीशन और मोमेंटम निकालना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, इसलिए इसको हाइजेनबर्ग गामा रेज माइक्रोस्कोप थॉट एक्सपेरिमेंट बोला है। मतलब गामा रेज का यूज़ करके माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन को पोजीशन मोमेंटम निकालने की कोशिश की है, या फिर हाइजेनबर्ग का जो फार्मूला है वो डेराइव करने की कोशिश ये इस में की है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट के पहले जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसको एक एनिमेटेड वीडियो के से हम एक बार फिर से उसको देख लेंगे। यहाँ पे देखिए एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट लिया है, एक कंसिडर किया है, एक रिसीवर है, एक ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा और रिसीवर के सीट जो है वहाँ पे जाके गिरेगा। ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का डिस्टेंस हमको पता है, और जब ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कितने समय में जा रहा है वो टाइम हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हम वेलोसिटी से निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी पर से हम मोमेंटम इससे निकाल सकते हैं ईजीली। ओके, अब हमको क्या करना है, पोजीशन निकालनी है। तो पोजीशन देखने के लिए हमको तो इलेक्ट्रॉन की स्लिट जहाँ इंसिडेंट हो रहा है उसके ऊपर में लाइट इंसिडेंट करके इल्यूमिनेट करके देखना है। तो जब हम लाइट इल्यूमिनेट करते हैं तो क्या होता है कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होने से हम मोमेंटम को लॉस कर देते हैं, उसकी वेलोसिटी एक्यूरेट निकल नहीं पाती, लेकिन पोजीशन आराम से निकल जाती है अलॉन्ग एक्स वाई जेड। ठीक है, तो पोजीशन अगर निकालना है तो मोमेंटम को लॉस करना पड़ेगा, मोमेंटम निकालना तो पोजीशन को लॉस करना पड़ेगा। सो व्हेन द फोटोन नेसेसरी टू नो द पोजीशन हिट्स द इलेक्ट्रॉन, चेंजेस डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस ट्रैवल एंड कैन नॉट नो द एग्जैक्ट स्पीड। सो द पोजीशन एंड मोमेंटम कांट नो साइमल्टेनियसली। ओके, तो इस वीडियो में देखा कि अगर हम पोजीशन अगर पाना चाहते हैं तो हमको मोमेंटम को लॉस करना पड़ेगा, और मोमेंटम अगर पाना चाहते हो तो पोजीशन को लॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये भी पता चला होगा कि पोजीशन देखने के लिए हमको उसके ऊपर में लाइट रेज की फोटोन मतलब लाइट रेडिएशन इंसिडेंट करना पड़ता है इल्यूमिनेशन के लिए। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके का एक हाइजेनबर्ग गामा रे माइक्रोस्कोप थॉट एक्सपेरिमेंट है। वहाँ लाइट रेडिएशन जो है वो गामा रेज यूज़ किया है और माइक्रोस्कोप हाईली रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व किया है। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअली एक्सपेरिमेंट क्या है। Okay, now suppose we try to measure the position and the linear momentum of an electron with a microscope of very high resolving power. Okay, according to the optics, we know that in your semester number 4, you learn about the optics and the resolving power, limit of resolution of the microscope. Okay, so according to optics, the resolving power, that is the distance between 2 points that can be just resolved by the microscope, is given by delta x equals to lambda dash by twice sin theta. अब एक जनरली एक रिजॉल्विंग लिमिट है, रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप जो हमने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, या फिर ये 4th सेमेस्टर के जो ऑप्टिक्स का जो चैप्टर था लेंस वगैरह उसमें भी हमने देखा है। ठीक है, तो उसके अंदर में जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप का जो फार्मूला होता है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोप सेपरेटली दिखाता है,
कितने अच्छी तरीके से वेल रिजॉल्व करके उसको दिखाता है, उसको बोलेंगे हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन उसने डी से ऐसे मेंशन किया हुआ है। तो डी इक्वल्स टू 1.22 लैम्बडा बाय ट्वाइस म्यू साइन थीटा। अब 1.22 लैम्बडा एक कांस्टेंट है। लैम्बडा मतलब जो वेवलेंथ, जो लाइट की रेडिएशन जो हम उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर में वो, और म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब अंदर जो भी मटेरियल है यूज़ किया हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वो अंदर मटेरियल माइक्रोस्कोप के अंदर में वैक्यूम है, एयर है, उसके ऊपर से वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे 1 हम ले सकते हैं, और 1.22 लैम्बडा को हमने लैम्बडा डैश लिया है। तो ये फार्मूला रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ माइक्रोस्कोप का ये फार्मूला ये हमने यहाँ पे यूज़ किया है लिमिट ऑफ मतलब रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप के लिए। डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्बडा डैश बाय 2 साइन थीटा। Okay, so here delta x is the minimum distance between the 2 points that can be just resolved by the microscope. अब ये यहाँ ऐसा क्यों लेना पड़ा, क्योंकि पोजीशन हमको आइडेंटिफाई करना है उसकी। तो पोजीशन कब मिलेगी एक्यूरेट की, जब वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को वेल रिजॉल्व वो माइक्रोस्कोप कब करके बताएगा, उसी के लिए ये फार्मूला बना है। So delta x equals to lambda dash by 2 sin theta. So delta x is the minimum distance between 2 points that can be just resolved by the microscope, and the lambda dash is the wavelength of light. जो wavelength हमने जैसे यहाँ पे gamma rays हमने यूज किए वो gamma rays की wavelength, और theta is a semi vertical angle of the cone subtended by the object of the microscope at the electron. अभी जो मैं इसके बाद जो डायग्राम बताऊंगा उस डायग्राम से आपको क्लियर होगा। तो ये जो डायग्राम है देखिए यहाँ पे ये थीटा दिया है इसने। तो यहाँ पे जो ये डायग्राम के ऊपर से मैं बताऊंगा कि जो गैमा रेज है, गैमा रेज के जो फोटोन है उसको बोले इंसिडेंट फोटोन, जिसकी एनर्जी एच न्यू उतनी होती है, और जो मोमेंटम है, मोमेंटम का फार्मूला अभी हमने इसके पहले के लेक्चर में देखा है कि मोमेंटम p इक्वल्स टू एच बाय लैम्बडा होता है। ठीक है, तो h बाय लैम्बडा। ओके, और यहाँ पे वो जो फोटोन है गैमा रेज की, वो फोटोन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा कि वहाँ पे कोलिजन होगा, स्कैटरिंग होगा, उसको हम क्वांटम स्कैटरिंग भी बोलेंगे। तो यहाँ पे जो कोलिजन होगा, कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर रिकॉल होगा, और जो फोटोन थे वो फोटोन रिफ्लेक्ट होंगे, मतलब स्कैटर्ड होंगे इस डायरेक्शन में। देखिए कुछ इस डायरेक्शन में, मतलब अलॉन्ग ओ ए, अलॉन्ग ओ बी, इस डायरेक्शन में। और ये जो पूरा कोन बना हुआ है ये कोन है माइक्रोस्कोप जो उस पर फोकस किया है इलेक्ट्रॉन पे। तो एक्सिस ऑफ माइक्रोस्कोप ऐसे लिखा लिया है, गैमा रेस माइक्रोस्कोप है। ये जो स्कैटर्ड फोटोन यहाँ पे बताया है। अब जो स्कैटर्ड फोटोन है P इक्वल्स टू एच बाय लैम्बडा डैश। अब लैम्बडा डैश का मतलब यहाँ पे होता है कि जो वेवलेंथ चेंज हुई है, हमको पता है कि क्वांटम स्कैटरिंग में वेवलेंथ चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है ना। तो वो जो बड़ी वाली वेवलेंथ है, स्कैटर की वजह से वेवलेंथ चेंज हो रही है। अब कितनी चेंज हो रही है, तो लैम्बडा डैश चेंज हो रही है। तो उसका मोमेंटम P इक्वल्स टू एच बाय लैम्बडा डैश, एच बाय लैम्बडा डैश अलॉन्ग ओ बी, और फिर से एच बाय लैम्बडा डैश अलॉन्ग ओ ए। और ये सब पूरा यहाँ से लेंस लगाई हुई है, लेंस से वो क्या होता है कि पूरे जो रेज है वो माइक्रोस्कोप के आई पीस से हमको दिखाई देते हैं, और इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई होता है। तो ये जो P इज अ मोमेंटम, ठीक है, और Px इज द मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ये डायग्राम से इसमें रिप्रेजेंट किया है। चलिए फिर से एक बार इसका जो डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। सो नाउ इन ऑर्डर टू सी एन इलेक्ट्रॉन थ्रू द माइक्रोस्कोप, इट शुड बी द इल्यूमिनेटेड बाय एन गामा रेज फोटोन ऑफ एनर्जी h न्यू। मतलब हमको इस इलेक्ट्रॉन को इल्यूमिनेट करना है, तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर में हमको गामा रेज की जो रेडिएशन है वो इंसिडेंट करने पड़ेंगे। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर में लाइट गिरना जरूरी है ना। ह्यूमन आइज के हिसाब से ह्यूमन आई को ऑब्जर्व को होता है, जब आगे वाला ऑब्जेक्ट अगर हमको ऑब्जर्व करना होता है तो उसके ऊपर में लाइट होना जरूरी है। लाइट अगर उस पर इंसिडेंट होती है तो उससे इंसिडेंट होने वाली लाइट हमारे वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख के रेटिना में जाती है, तब जाके हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो वो ऑब्जेक्ट पे लाइट इंसिडेंट होना जरूरी है, और लाइट से वो इल्यूमिनेट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का अगर हमको देखना है तो उसके ऊपर में लाइट तो हमको इंसिडेंट करना ही पड़ेगा, जैसे एनिमेटेड वीडियो में हमने देखा। तो वो लाइट रेडिएशन यहाँ पे गामा रेज की यूज किया है इल्यूमिनेशन के लिए। ओके, गामा रेज फोटोन, अब फिर क्या होगा इंसिडेंट होने के वो गामा रेज फोटोन को यहाँ पे माइक्रोस्कोप पे यूज करने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के वो ऊपर में वो फोटोन इंसिडेंट होंगे। गामा रेज फोटोन आफ्टर कोलाइडिंग विद द इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट जो इलेक्ट्रॉन था उसके ऊपर में कोलाइड होंगे, शुड एंटर इनटू द माइक्रोस्कोप सो दैट इलेक्ट्रॉन इज विजिबल। In this process, the frequency of scattered photon is changed.
फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं और वेवलेंथ के फॉर्म में भी उसको बोल सकते हैं. एंड द इलेक्ट्रॉन सफर अ कॉम्पटेंस रिकॉल ड्यू टू द गेन इन द मोमेंटम. Okay, so now the gain in the momentum is uncertain because the scattered photon can enter in the any direction from 0 to theta in the microscope. Okay, मतलब इसका बोलना क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं गामा रेज के फोटोन इसके ऊपर में इंसिडेंट करके, तो क्या होगा कि उस गामा रेज के वजह से इलेक्ट्रॉन और फोटोन में कोलिजन होगा और कोलिजन की वजह से क्या होगा कि जो स्कैटर्ड फोटोन है वो माइक्रोस्कोप का जो ये एंगल है वो सभी डायरेक्शन 0 टू थीटा के डायरेक्शन एनी डायरेक्शन में उस पर आएंगे. इसका मतलब क्या कि वहाँ पे जो मोमेंटम है वो अनसर्टन हो गया है ना. मतलब मोमेंट अगर पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मोमेंटम निकालना अनसर्टन हो गया. तो अनसर्टेनिटी पोजीशन थी वो हमने यहाँ पे डेल्टा एक्स लिया. अब अनसर्टेनिटी मोमेंटम जो है वो डेल्टा पी हमको यहाँ पे लेना है और वही डेल्टा पी हम यहाँ पे निकालेंगे. मतलब हमारे पास डेल्टा एक्स का जो फॉर्मूला अनसर्टेनिटी मोमेंटम का अनसर्टेनिटी पोजीशन का वो डायरेक्ट ऑप्टिक्स के फार्मूले पर से ले लिया गया है. डेल्टा एक्स मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट दैट कैन बी जस्ट रिजॉल्व बाय द माइक्रोस्कोप. ये पोजीशन के लिए अनसर्टेनिटी पोजीशन के लिए फार्मूला हमने लिया है. अब अनसर्टेनिटी मोमेंटम का फार्मूला डेल्टा पी हमको निकालना है. ठीक है. सो नाउ द गेन इन द मोमेंटम इज अनसर्टेन बिकॉज स्कैटर्ड फोटोन कैन आइदर एंटर एनी डायरेक्शन फ्रॉम 0 to theta in the microscope. Okay, so let us calculate the uncertainty in the momentum. हमको वो uncertainty momentum निकालना है. अब यहाँ पे देखिए let nu and nu dash be the frequency of incident and scattered photon. अब nu और nu dash की जगह मैं lambda and lambda dash in the form of wavelength भी बोल सकता हूँ. मतलब ये lambda incident photon की wavelength और lambda dash ये scattered photon की wavelength. ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में न्यू और न्यू डैश उसको बोलते हैं. ओके, सो नाउ अल्फा इज द एंगल मेड बाय स्कैटर्ड फोटोन विद द एक्सिस ऑफ माइक्रोस्कोप. अब ये एक्सिस ऑफ माइक्रोस्कोप से जो स्कैटर्ड फोटोन इनके बीच का एंगल यहाँ पे अल्फा लिया है और थीटा ये जो माइक्रोस्कोप का पूरा जो राउंड है वहाँ से ओ ए और ये एक्सिस इसके बीच के एंगल को उन्होंने थीटा लिया. देखिए यहाँ पे पहले साइड में हमने थीटा मतलब क्या बताया था, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, semi-vertical angle of the cone subtended by the objective of the microscope at the electron. मतलब ये जो A और B ये जो पूरा दिख रहा है रिंग ये इलेक्ट्रॉन के ऑब्जेक्टिव है, लेंस है. ठीक है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन से ऑब्जेक्टिव का जो डिस्टेंस है ये और एक्सिस ऑफ माइक्रोस्कोप इनके बीच का जो एंगल है वो उसको बोलेंगे थीटा. ठीक है. ओके, सो नाउ लेट अस कंसीडर px इज द मोमेंटम ऑफ रिकॉल इलेक्ट्रॉन अलोंग एक्स एक्सिस. मतलब अलोंग एक्सिस के अलॉन्ग एक्स एक्सिस से जो मोमेंटम है उसको जो px को हम मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस बोलेंगे रिकॉल इलेक्ट्रॉन के. ठीक है. सो यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज हमको करना है. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है कि एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन आर सेम. मतलब बोथ आर इक्वल. मतलब एनर्जी जो है दोनों पार्टिकल की जो भी कोई पार्टिकल्स वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं उस पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो सेम होती है. अब जैसे कि ये इतनी जो टर्म है यहाँ पे h/c+0 ये बिफोर कोलिजन, अब ये क्या है मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद. अब h/c+0 ये बिफोर कोलिजन की पहले की बिफोर कोलिजन की एनर्जी होगी और h/c cos 90 - अल्फा + px ये आफ्टर कोलिजन की बात की एनर्जी होगी. तो ये क्या है मैं अभी बता रहा हूँ आपको. देखिए अब एनर्जी का फार्मूला है E = h/nu. ठीक है. सॉरी एनर्जी भी बोल सकेंगे और मोमेंटम भी बोलेंगे यहाँ पे. ठीक है. जैसे मैंने बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन आर सेम. उसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होता है कि जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों सेम रहता है. तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज किया है वो मोमेंटम का फार्मूला यूज किया है. और मोमेंटम का फार्मूला पता है आपको P = h/λ पता है और सिर्फ लैम्बडा की वैल्यू हमको पता है कि c/न्यू रहती है. तो 1/λ की वैल्यू लैम्बडा की वैल्यू रहती है c/न्यू. तो 1/λ की वैल्यू होगी ν/c. तो इसीलिए P को हमने h/ν/c यहाँ पे लिखा है. तो ये मोमेंटम है. किसका मोमेंटम? ये मोमेंटम है फोटोन का
जो फोटोन एज ए पार्टिकल, गैमा रेज फोटोन ऑफ द पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो एच न्यू बाय सी, देखिए यहाँ पे एच न्यू बाय सी है ना, मतलब वेवलेंथ को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखा है एच न्यू बाय सी। तो दिस इज द मोमेंटम ऑफ द गैमा रेज फोटोन, मतलब दो पार्टिकल है ना यहाँ पे, एक फोटोन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है ना, तो दोनों पार्टिकल का मोमेंटम बिफोर कोलिजन उन्होंने लिया है। तो यहाँ पे जो टर्म बन रही है एच न्यू बाय सी इज अ मोमेंटम ऑफ द गैमा रेज फोटोन प्लस जीरो इज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रेस्ट बोला है ना, इलेक्ट्रॉन इज अ रेस्ट, देखिए यहाँ पे बोला है कि gamma rays photon after colliding with the electron at rest, the electron is initially at rest, okay, so this electron is initially at rest, so that its momentum is zero. So zero is the momentum of electron before collision of the photon, and h nu by c is the momentum of photon before collision, ठीक है। this is the momentum of electron, momentum of photon before collision is exactly equals to the momentum of photon, momentum of electron after collision। अब देखिए यहाँ पे momentum of photon जो है, अब scattered होने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद scattered हुआ है, scattered होने के बाद जो यहाँ पे जो momentum है वो देखिए यहाँ पे लैम्डा डैश इसलिए न्यू डैश यूज किया, तो एच न्यू डैश बाय सी, ओके। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टर्म जो आई है cos 90 माइनस अल्फा, ये कहाँ से आई है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधा इंसिडेंट होकर राइट एंगल से ऐसा नहीं गया है, वो जो एक्सिस ऑफ माइक्रोस्कोप से उसने एंगल बनाया है, उस एंगल मतलब कितना एंगल बना है, वो एंगल बना उसने 90 माइनस अल्फा, मतलब अगर वर्टिकल जो एक्सिस है ये वहां से अगर एंगल स्टार्ट करते तो वो एंगल 0 से स्टार्ट होता है, और जब भी कभी एंगल 0 से स्टार्ट होता है तो वहां पे cos थीटा लेते हैं, एंगल 90 से स्टार्ट होता तो sin थीटा लेते थे, इसीलिए यहाँ पे cos थीटा लिया है। और ये एंगल कितना है, ये जो एंगल जो दिख रहा है आपको ये एक्सिस ऑफ माइक्रोस्कोप से जो एच लैम्डा डैश का जो फोटोन स्कैटर्ड हुआ है इसके बीच का एंगल होता है 90। अब 90 माइनस अल्फा मतलब ये थीटा, मतलब इतना एंगल, ठीक है। अब ये अल्फा है और ये पूरा एंगल जो सेमी वर्टिकल का वो 90 है, तो 90 माइनस अल्फा मतलब इतना एंगल, ठीक है। तो वो एंगल cos 90 माइनस अल्फा, ठीक है, वो हो गया स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम। अब स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम अलोंग px उन्होंने लिखा अलोंग x, वो लिखा उन्होंने px। सो दिस इज द मोमेंटम ऑफ अ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन px एंड दिस इज अ मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, सॉरी इसको बोलेंगे मोमेंटम ऑफ रिकॉल इलेक्ट्रॉन along x is a px, and the momentum of scattered photon along the direction of microscope, along the axis of microscope with some angle is h nu by c cos 90 minus alpha after collision. This term is after collision, this term is before collision, ठीक है। momentum of photon, momentum of electron before collision, momentum of photon, moment of electron after collision, okay। So hence the momentum impart to the electron along x direction when the scattered photon enter in the microscope along OA is given by। अब ये जो momentum है, ठीक है, अब इसी टर्म को मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ along OA के डायरेक्शन में, ठीक है, along OA के डायरेक्शन में, OA के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो देखिए जो px इज इक्वस टू एच न्यू बाय सी, अब ये जो पूरी टर्म है, ये टर्म को मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस साइन लगेगा, तो निगेटिव साइन ऑफ एच न्यू डैश बाय सी, और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये बेसिक फार्मूला है 11-12 का, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है। तो इसी के हिसाब से cos 90 माइनस अल्फा होता है साइन अल्फा। तो ये जो पूरी टर्म बन गई ये अलॉन्ग OA की है, ये स्कैटर्ड फोटोन। अब वो जो स्कैटर्ड फोटोन है वो सभी एंगल से स्कैटर्ड हो रहे हैं ना, तो एक हम ये एक्सिस ऑफ माइक्रोस्कोप के इस सेट का लेते हैं, अब एक्सिस ऑफ माइक्रोस्कोप के उस सेट का लेते हैं। एक्सिस ऑफ माइक्रोस्कोप के इस सेट का मतलब अलॉन्ग OA, यस और नो, और एक्सिस ऑफ माइक्रोस्कोप के इस डायरेक्शन का मतलब अलॉन्ग OB। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे बन रहा है वो मोमेंटम है, मोमेंटम इम्पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग एक्स एक्सिस along the axis of along the OA, वो है px equals to h nu by c minus h nu dash by c sin alpha, ठीक है। अब if the scattered photon enter in the microscope along OB, अब वो जो scattered photon along OB के डायरेक्शन में भी से भी scattered होके इसमें माइक्रोस्कोप में इंटर हुए हैं, तो उसका जो मोमेंटम है मैं डायरेक्टली लिखूंगा scattered photon का निगेटिव साइन देखिए, क्योंकि इधर के साइड का पॉजिटिव लिखते हैं हम, इधर के साइड का निगेटिव, ठीक है ना। यही मोमेंटम है, सिंपल है, जो मोमेंटम यूज किया है ना उसने, उसी मोमेंटम को उसने डायरेक्ट ये लिखा है ना,
है ना, ये लिखा है ना, तो h प्लस एच न्यू बाई सी साइन अल्फा लिखा है ये सेट का। अब ये सेट का माइनस एच न्यू बाई साइन अल्फा लिखता हूं मैं। देखिए यहाँ पे माइनस एच न्यू बाई सी साइन अल्फा, इस सेट का अलॉन्ग ओ ए का पॉजिटिव है, अलॉन्ग ओ बी का निगेटिव आया है। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट हमने ले लिया। ठीक है, अब नाउ देयरफॉर अब इसी जो फार्मूला है, वो जो फार्मूला जो पहले का, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूले के अंदर ये जो टर्म है यहाँ पे एच न्यू डैश बाय सी साइन अल्फा, इसी की जगह में मैं डायरेक्ट पुट करूंगा माइनस एच न्यू डैश बाय सी साइन अल्फा, क्योंकि ये डायरेक्शन का है। डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 2 से हम ये इक्वेशन तैयार कर रहे हैं। तो क्या होगा, पी एक्स कौन सा मोमेंटम, हमको मोमेंटम की टर्म निकालनी है, मतलब मोमेंटम इम्पार्ट निकालना है अलॉन्ग ओ बी। ठीक है, सो पी एक्स इक्वल्स टू एच न्यू बाय सी माइनस ऑफ एच न्यू डैश बाय सी साइन अल्फा। अब इसका जो टोटल हुआ है वो है पी एक्स इक्वल्स टू एच न्यू बाय सी प्लस एच न्यू डैश बाय सी साइन अल्फा। अब इक्वेशन 3 है मोमेंटम इम्पार्ट अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन व्हेन द स्कैटर्ड फोटोन एंटर इन द माइक्रोस्कोप अलॉन्ग ओ बी के डायरेक्शन में। और ये जो फार्मूला इक्वेशन नंबर 2, ये है मोमेंटम इम्पार्ट टू द इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन व्हेन द स्कैटर्ड फोटोन एंटर इन द माइक्रोस्कोप अलॉन्ग ओ ए। ये इक्वेशन 2 अलॉन्ग ओ ए का और इक्वेशन 3 अलॉन्ग ओ बी का। ठीक है ना, along OA or along OB. So from equation number 2 and 3, therefore the momentum given to an electron have an value between the 2 and 3. So therefore दोनों और तीनों को, मतलब दोनों और सॉरी इक्वेशन 2 और 3 से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों का ये along OA और along OB, तो इन दोनों के ऊपर से हमको निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये साइड माइनस ये साइड ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे देखिए क्या होगा, अनसर्टेनिटी और एरर इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। सो चेंज निकालना है ना, और चेंज क्या रहता है कि हायर माइनस लोअर और समथिंग लोअर माइनस हायर मॉड में लेते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम इम्पार्ट इज नथिंग बट द डिफरेंस, और डिफरेंस कब निकालेंगे कि इधर से इधर का माइनस करेंगे हम। तो जो अलॉन्ग ओबी का था जो पॉजिटिव है, उस निगेटिव मतलब जो छोटा है, जो बड़ा है, बड़े में से छोटा हम माइनस करते हैं, तो बड़ा अलॉन्ग ओबी के अलॉन्ग आया और छोटा ओ ए के अलॉन्ग आया है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टर्म है, यहाँ पे निगेटिव है। तो ये जो पॉजिटिव पूरी टर्म है इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, देखिए डेल्टा पी एक्स इक्वल्स टू एच न्यू बाई सी, इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर रहा हूँ। माइनस करने पे क्या होगा, एच न्यू बाई सी प्लस एच न्यू डैश बाई सी साइन अल्फा माइनस ऑफ एच न्यू बाई सी, और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस एच न्यू डैश बाई सी साइन अल्फा। अब ये टर्म सॉल्व करने के बाद ये प्लस एच न्यू बाई सी माइनस एच न्यू बाई 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये प्लस एच न्यू बाई सी साइन अल्फा प्लस एच न्यू बाई सी साइन अल्फा ये हो जाएगा ट्वाइस एच न्यू डैश बाई सी साइन अल्फा। सो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम अनसर्टेनिटी, है ना। एक्यूरेट तो नहीं निकाल सक रहे हम, अगर पोजीशन को भूल गए तो ये अनसर्टेनिटी मोमेंटम आएगा, है ना। और डायरेक्टली हम अगर मोमेंटम को भूल जाए तो ये अनसर्टेनिटी पोजीशन आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 अनसर्टेनिटी पोजीशन, और इक्वेशन नंबर ये जो इसको नाम दिया नहीं है, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन ये जो अभी आया है उसको अगर कंपेयर करते हैं हम, तो डायरेक्ट हमारा फार्मूला अनसर्टेनिटी का निकल जाता है इसके ऊपर से। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा वेरीज फ्रॉम 0 to थीटा सच दैट 0 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन थीटा। सो देयरफॉर मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इज गिवन बाय, हियर देखिए डेल्टा पी एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस एच न्यू डैश बाय सी साइन थीटा। ओके, सो साइन अल्फा जो है, साइन अल्फा को उसने साइन थीटा लिख दिया, ठीक है, और न्यू डैश बाय सी को उसने लैम्बडा के में फिर से कन्वर्ट कर लिया। तो यहां पे अल्फा की जगह थीटा लिखने का रीजन ये है, द वैल्यू ऑफ अल्फा वेरीज फ्रॉम 0 to थीटा सच दैट 0 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन थीटा। ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो अल्फा की वैल्यू है ये 0 से, मतलब ये जो कोण है ये 0 से अगर स्टार्ट हुआ है तो 0 to पूरा थीटा, ऐसा पूरा कोण 0 to पूरा थीटा, इसके बीच में वैरी हो रही है, इसीलिए वो साइन अल्फा की जगह उन्होंने पूरा एंगल, क्योंकि ये यहाँ पे अल्फा मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस का विथ रिस्पेक्ट ये एक ही लिया है। अगर 2 डायमेंशन में बात करते हैं तो 2 डायमेंशन में वो अल्फा ही आएगा ना, अलॉन्ग ओ ए और अलॉन्ग ओ बी। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल में देखा जाए तो वहाँ पे 3 डायमेंशन है ना। ऑब्जेक्ट का जो 3 डायमेंशन सब कौन बन रहा है,
वो पूरा एंगल 0 टू थीटा मूव होगा, इसीलिए जो साइन अल्फा की जगह हमने साइन थीटा यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन तैयार हुआ और न्यू डैश बाय सी को फिर से लैम्बडा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा जो मोमेंटम है डेल्टा पी एक्स, जो इक्वेशन 4 बता रहा है, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को अगर हम लेते हैं और उन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो देखिए क्या आता है। सो देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन इज गिवन बाय डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी एस इक्वल्स टू लैम्बडा डैश, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 लिया लैम्बडा डैश बाय 2 sin थीटा इनटू अब इक्वेशन नंबर 4 लिया 2h लैम्बडा डैश sin थीटा। अब देखिए यहाँ पे 2 कैंसिल, sin थीटा कैंसिल, लैम्बडा डैश कैंसिल, तो बच रहा है सिर्फ h, मतलब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू आता है एच अप्रोक्सीमेटली, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे जो एच है, अब हमको जो अनसर्टेनिटी में डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स से ग्रेटर देन और इक्वल टू बताना है, ये अप्रोक्सीमेट है, इसीलिए जो वैल्यू ऑफ एच है वो बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एच क्रॉस बाय 2 से, है ना। तो हमको लेस देन बताना है, इसलिए मैंने यहाँ पे h की जगह h क्रॉस बाय 2 डायरेक्ट पुटअप करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि h की वैल्यू कितनी होती है। अब h क्रॉस की वैल्यू कितनी होती है, h बाय ट्वाइस पर, मतलब वो h को ट्वाइस पाई से डिवाइड करना होता है, और यहाँ पे भी 2 आएगा मतलब 4 पाई से डिवाइड करना होता है, मतलब h की वैल्यू और कम हो रही है, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू बता सकते हैं, इसीलिए सिर्फ यहाँ पे h की जगह h क्रॉस बाय 2 लिख सकते हैं। सो इक्वेशन नंबर 5 कैन बी रिटन एज डेल्टा x इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h क्रॉस बाय 2। दिस कंसिडर इक्वेशन नंबर 2 और hence this thought experiment show the validity of Heisenberg uncertainty principle। ओके, तो ये तो हो गया हाइजेनबर्ग गैमा रेज माइक्रोस्कोप थॉट एक्सपेरिमेंट, मतलब वैलिडिटी उसने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वैलिडिटी इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर से प्रूफ होती है, ऐसा उसने बताया है। ओके, अब इसी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन बोलोगे तो पोजीशन मोमेंटम के फार्मूले में आ रहा है, तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट है कि जिससे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम निकल सकती है, क्योंकि हमको तो स्टार्ट कर दिया हमने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का स्टडी करना, अब उसकी पोजीशन निकालेंगे, मोमेंटम निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे और बाकी कुछ चीज़ें एनर्जी वगैरह वो आगे निकालेंगे। तो एप्लीकेशन के तौर पे अगर पोजीशन मोमेंटम निकालना है तो वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक एप्लीकेशन बताया, वो एप्लीकेशन अभी हम यहाँ पे देखेंगे। वो एप्लीकेशन है डिफ्रैक्शन ऑफ सिंगल स्लिट। तो क्या होता है यहाँ पे सिंगल स्लिट में, देखिए diffraction by single slit, as we have seen the microscopic particle like electron show wave behavior and produce a diffraction pattern, ये हमको पता है। Consider a narrow beam of electron passing through the single slit and diffraction pattern be observed on the screen. Okay, in producing a diffraction pattern, all the electron in the beam must pass through the slit. In case a microscopic particle, we have not followed the particle along its position, nor we can determine its path. Therefore, the position which the electron has passed at the slit is uncertain. The amount of uncertainty in the measurement of position is delta y, the width of the slit. Okay. From the theory of diffraction, for first order, this is the first order. For first order n equals to 1, we have d sin theta is equals to n theta. This is a Bragg's diffraction formula. Here in this case d is a delta y and n is a 1, so that we can put as d equals to delta y sin theta equals to lambda, or delta y equals to lambda by sin theta. This consider equation number 1. This is the uncertainty position along the y-axis. So now initially electron are moving along the x-axis and have not component of momentum along y-axis, so p sin theta. Okay, so this component may have value in the range from p sin theta to minus p sin theta. See here, okay, this is a theta, this is the opposite side and hypotenuse. If you find a sin theta is the opposite side. Opposite side, it means that change in delta px, opposite side. Hypotenuse means the momentum along this line. So here we can write sin theta equal to delta py by p, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा, इसीलिए delta py equals to p sin theta. P sin theta is momentum along
this positive direction and minus p sin theta along that downward direction, मतलब plus p sin theta along upward direction and minus p sin theta along downward direction. और अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो ये हो गई हमारे राइट साइड, ये हो गई लेफ्ट साइड. राइट साइड का प्लस पी साइन थीटा, लेफ्ट साइड का माइनस पी साइन थीटा. ओके, आफ्टर द डिफ्रैक्शन. सो देयरफॉर अनसर्टेनिटी इन द y कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम विल बी डेल्टा पी वाई इज इक्वल्स टू, चेंज निकालना है ना, चेंज निकालना मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन करना, मतलब प्लस पी साइन थीटा माइनस ऑफ माइनस पी साइन थीटा, प्लस पी साइन थीटा माइनस ऑफ माइनस पी साइन थीटा इज मीन एज पी साइन थीटा प्लस पी साइन थीटा इक्वल्स टू 2p साइन थीटा. So therefore delta py is equals to 2p sin theta is equals to 2p की जगह lambda h by lambda into sin theta. This is considered equation number 2. Okay, so therefore use that delta p equals to h by lambda. So hence the product of uncertainty in the position and momentum from the equation 1 and 2 is given by अब delta x delta y into delta py, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लेते तो हमको ये फार्मूला मिलता है. इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2h लिखता है, और यहाँ पे हम डायरेक्टली ट्वाइस h, ये भी बड़ा है लेकिन हमको उसको लेस देन और इक्वल्स टू बताना, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ट्वाइस h को रिप्लेस करके h क्रॉस बाय 2 लिख दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि ट्वाइस पहले h बड़ा था, उसमें मल्टीप्लिकेशन में 2 भी आ गया, तो ये टर्म हमको नहीं चलेगी क्योंकि हमको लेस देन और इक्वल्स टू मतलब मेन है हमारा h आ जाना चाहिए, तो ये तो कांस्टेंट फैक्टर इसलिए हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए लेस देन और इक्वल्स टू h क्रॉस बाय 2. सो दिस इज अनसर्टेनिटी रिलेशन. ये भी डिफ्रैक्शन की सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के ऊपर से प्रूफ होता है. और अब इसका जो एप्लीकेशन है कि कैसे हम पोजीशन और मोमेंटम निकालेंगे बाय यूजिंग सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन की, है ना, तो उसके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स है जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे. तो उस न्यूमेरिकल्स के ऊपर में आपको क्लियर हो जाएगा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसके ऊपर से जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का जो मोशन होता है उसका पोजीशन और इलेक्ट्रॉन, पहले पोजीशन फिर इलेक्ट्रॉन, दोनों एक साथ नहीं, वो कैसे निकाल सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड द हाइजेनबर्ग gamma rays microscope thought experiment and its application. So in the after that in our next lecture we will see the numericals on that chapters, the origin of quantum mechanics. So thank you very much for watching this video.